दिन भर के तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को राज्य के बिहारीकरण होने की चिंता सता रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक मीडिया संस्थान के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी। ट्राइबल ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के बदौलत लड़ी है, ना कि भोजपुरी और हिंदी भाषा के बदौलत। वे किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। अपने इंटरव्यू में सीएम ने कहा है कि मगही व भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज ना होकर बाहरी लैंग्वेज है। जो लोग मगही या भोजपुरी बोलते हैं वे लोग डोमिनेटेड पर्सन हैं। जो लोग मजबूत रहते हैं उनके पैरों के नीचे सभी रहते हैं। हो सकता है कि कभी इन लोगों के साथ रहने पर कुछ लोग मगही या भोजपुरी भाषा बोलना सीख गए हों, पर ये झारखंड की भाषा तो नहीं है। उनके इस बयान पर जोरदार विरोध शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन ने भाषा को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने हेमंत सोरेन के इस बयान को झारखंड के लिए शर्मनाक बताया है। पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही और प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से भोजपुरी और मगही को लेकर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले नमाज के मुद्दे पर और अब भाषा के मुद्दे पर हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। दोनों नेताओं ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि नियोजन नीति में सरकार आदिवासी विरोधी कार्य कर रही है। जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भाषा पर जो टिप्पणी किया है और आज ये कहते हुए बहुत ही मन में पीड़ा होती है कि आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस के इस बड़े कार्यक्रम, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं वो हमारी हिंदी है और उस राष्ट्र में झारखंड प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा की तौहीन की जानी और जितने भी हमारे भाषा हैं उनके बारे में एक गलत भाषा का प्रयोग, जो एक तरह से कहें कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग होता है, ऐसे में हम सभी उस ये से, क्योंकि हमारी जो जनता है बहु क्षेत्रों में उस भाषा का प्रयोग होता है और ऐसे में हम उनके साथ, वो हमारी जनता भी मर्माहत है और उनके साथ हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। और इस बात को रखने के लिए आज हम यहाँ पर आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों तक संदेश ये देना चाहते हैं और इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करती हूँ भाई श्री भानु प्रताप शाही जी से कि वार्ता को आगे बढ़ाएं। जनता ने उनकी भावना को, उनकी मनस्थिति को देखने समझने का काम कर लिया। अब एक मुख्यमंत्री से इतने निम्न स्तर की भाषा का उपयोग हम लोग सोचे भी नहीं हो कि भाषा के आधार पर, चूंकि जब एक आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के लोग आपके, तो ये उत्पन्न कहां से हुआ? ये नियोजन नीति से उत्पन्न। नियोजन नीति में इन्होंने सबसे पहले हिंदी को हटाया, अंग्रेजी को हटाया, संस्कृत को हटाया, मेरिट लिस्ट से हटा दिया, एग्जाम में रखा। देखिए इन लोगों के चाल, चरित्र और चेहरा, एग्जाम में रखा तीनों विषय को, लेकिन मेरिट लिस्ट से हटा दिया। अब इसमें पासिंग मार्क्स केवल है, इसका क्वालिफिकेशन, इसका क्वालिफाई किया हुआ बच्चा वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाए। यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में अगर आप पास करते हैं तो आप मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, वो केवल पासिंग आपके लिए रहेगा। तो हिंदी वाले स्वाभाविक रूप से, इंग्लिश वाले स्वाभाविक रूप से छट जाए। कहां पे लोग जुड़ेंगे? कहां से इन्होंने शुरू किया है? मैं लेकर के आया हूं, इन्होंने जो गजट निकालने का काम किया है, ये गजट में साफ साफ है कि इन्होंने उर्दू से शुरू किया है और बाकी जो रीजनल भाषा है ये इनका जोड़ा हुआ नहीं है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि जो रीजनल भाषा इन्होंने जोड़ा है वो इनका भाषा नहीं है। ये पूर्ववर्ती सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय रघुवर दास जी के समय में ही वो रीजनल भाषा को ऑलरेडी जोड़ा गया, वो जुड़ा हुआ है। आपने जोड़ने का काम नहीं किया। हाँ, आपने एक काम किया, उसमें से कुछ भाषा को हटाने का। किस किस भाषा को हटाया? भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, 4 भाषा को इन्होंने रीजनल लैंग्वेज से हटाने का काम।
अब वो क्यों हटाया, कल के उनके प्रेस जो लोग बयान सुने होंगे समझ गए होंगे कि उनके मन में उस सब्जेक्ट के लिए क्या सोच। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के जितने भी कार्यकर्ता मंत्री हैं वह अपना पल्ला साफ झाड़ते हुए नजर आए और अपनी बातों को कहते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदर्भ में जिन बातों को कहा है वह उनकी समझ से कहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एक निजी चैनल पे कहा, आपके चैनल पर नहीं कहा है। तो आपको अपने चैनल पर जब वो कुछ कहे तो उस पर उस संदर्भ में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर उन्होंने जो बात कही है जो मैं सुन रहा हूँ, तो हम लोगों का ये मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर बात हमसे पूछे, चूँकि वो हम ही से घबराती है, तो हमारा मानना यह है कि झारखंड की मगही, भोजपुरी और अंगिका ये भाषा है, इसमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उनको कोई संस्मरण याद आया होगा और बहुत संजीदगी से जब वो बात करते हैं तो संजीदगी से करते हैं, दिल से करते हैं। अगर उनको कोई संस्मरण आदरणीय गुरु जी के समय का, जब महाजनी व्यवस्था होती थी, उस समय का कोई संस्मरण याद आया हो और उस पर उन्होंने कोई बात कही है तो वो अलग बात है। लेकिन हम समझते हैं कि आप पलामू का क्षेत्र देखिए, चाहे हजारीबाग का देखिए, चाहे गोड्डा देवघर का देखिए, उन सभी जगहों पर ये भाषा बोली जाती है और इसमें कहीं हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो कांग्रेस अब जब मान रही है कि कई जिलों में इन भाषाओं का प्रयोग होता है बोलचाल में, तो कांग्रेस क्या पुराने अपने स्टैंड पे कायम है कि नियोजन नियमावली में इन भाषाओं को जोड़ेंगे राज्य की सरकार? बिल्कुल कायम है। हम लोग इस पर बात करेंगे, अभी चर्चा होगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपने आप को झारखंडी मानते हैं उन्हें उस बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि हम झारखंड में रहते हैं, झारखंडी नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस जो उनका पूरा संदर्भ आप देखेंगे, पूरा जो इंटरव्यू देखेंगे, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुलाने की भी बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी वो इनवाइट कर रहे हैं। तो कई बार कई संस्मरण याद आ जाते हैं, उस पर उन्होंने कोई बात कही है, तो इस पर इतना आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके चैनल पे बात करें तो आप कहिएगा, मैं जवाब नहीं। बिल्कुल झारखंडी, जो झारखंड में रहता है वो झारखंडी है। जब मुख्यमंत्री जी ने नियोजन नीति में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो 10वीं पास करने वाला व्यक्ति है वो झारखंड में रहता है, तो कहीं इसमें कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर कोई हम कटाक्ष नहीं करेंगे। वो क्या सोच के बोले हैं, नहीं बोले हैं, उनको उन्हीं से ही बात करेंगे। उसके संदर्भ पर कोई टिप्पणी नहीं, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका सोच अलग है। सरकार चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, कैसे राज्य चलेगा, कैसे सरकार चलेगा, कैसे जनता के हित में काम होगा। उन्होंने ऐसा कहा कि मुख्यमंत्री का जो निर्णय होता है कैबिनेट में बैठ करके संकल्प ले करके सरकार का निर्णय, बाकी रहा और भाषाओं को जोड़ने का, तो उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं। स्टैंड इसमें क्या सवाल है? उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है किसी चैनल को, सरकार आज के दिन में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया संकल्प में पास हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है आज के दिन में। लेकिन बाद में जो उठा के अन्य भाषाओं का, अन्य बोलियों को, भाषा नहीं है वो, बोली है। कोई लिपि है क्या? मगही का, भोजपुरी का, फलना का बोली है, बोलियों को भी जोड़ा जाए, इस पर चर्चा चल रही है। आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिएगा, बोले हैं, कमेंट उनसे नहीं ना होगा, हम देंगे कमेंट। नहीं, बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी हम तीन में तो हम कह देंगे। बीजेपी कहने पर हम प्रश्न करेगा, हम जवाब देंगे। कांग्रेस का स्टैंड है उसमें? कांग्रेस का स्टैंड, सरकार दोनों की चल रही है, गठबंधन की सरकार है ना, अलग अलग थोड़े स्टैंड होता है, सरकार का स्टैंड होता है। जब गठबंधन की सरकार चलती है तो गठबंधन का सरकार में सरकार के स्टैंड होता है। सरकार ने जो संकल्प लिया है, अभी तक कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास है कि लोगों की भावना को देखते हुए अन्य बोलियों को, भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा मैं, बोलियों को भी महत्व दिया जाए, बस। ये तो सब निश्चित रूप से झारखंड अलग राज्य हुआ है। आप, मैं भी तो ओरिजिन बिहार का हूँ, मैं तो खुले दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज
लगभग 70 वर्षों से हमारा परिवार यहाँ रहता है झारखंड में। और आज देखिए, मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं विधानसभा पहुंचा और मुझे मंत्री बनाया गया राज्य की सेवा करने के लिए। तो यही उदाहरण काफ़ी है कि कौन सी बातें कह रहे हैं और किस तरह से तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया जाता है। ये भोजपुरी और मगही शामिल होगी कि नहीं, अभी आप उस स्टैंड पर हैं? देखिए, जो भी राज्य की भाषाएं उन पर बात हो रही कि राज्य में जो भाषाएं हैं, तो राज्य की भाषा का आप उठाकर देख लीजिए। पिछली बार भी जो हमारे यहाँ नियोजन नीति बनी थी उसमें भी भोजपुरी और मगही नहीं था। विचार सब पर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य की जनता को अपने परिवार की तरह मानते हैं, समझते हैं। और पूरे राज्य की जनता के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राज्य के किसी कोने की जनता के साथ, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवा हों, छात्र हों, किसान हों, मजदूर हों, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को समान रूप से। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, आप भी भोजपुरी बोलते हैं, आपके कंस्टिट्यूशन इलाके में काफ़ी लोग भोजपुरी बोलते हैं, आप या आपके इलाके के लोग कितने डोमिनेटिंग नेचर के हैं? देखिए, डोमिनेटिंग होना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, डोमिनेटिंग होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ, आज हमारे जो भी हमारे यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जब से हमारा झारखंड राज्य बना है पूरी तरह से डोमिनेटिंग है। आज जब जिस समय बिहार था और जिसके लिए बिहार झारखंड अलग राज्य की मांग की जा रही थी, उनका जो दमन हो रहा था, जिनके द्वारा दमन हो रहा था, उनके परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। आज हमारे सभी लोग अपने अपने जगहों पर सभी लोग अपना अधिकार जानते हैं और सभी लोग डोमिनेटिंग हैं। जरूर सुना है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिससे इतना बड़ा भूचाल आ गया कि मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही, इस पर भी गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन काल की बात कही थी, अभी उनकी बात नहीं कही थी, आज की बात नहीं। कि आंदोलन काल में जिस तरह पुलिसिया रवैया, जिस तरह से दमनात्मक रवैया अपनाया गया, तो उस पर मुख्यमंत्री ने को आपत्ति थी और कहा कि उसको दोहराने नहीं देंगे हम। वो दोहराया नहीं जा सकता है झारखंड में। मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं कही और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में तो किसी तरह की कोई बात नहीं कही है माननीय मुख्यमंत्री ने। पूरे झारखंड वासियों को समान रूप से माननीय मुख्यमंत्री देखते हैं। भाषा विशेष की बात कहाँ कही गई थी कि जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के काल में जिस तरह से पुलिसिया जो गालियाँ होती है वो अब यहाँ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का क्या आशा है, तो हम सुने भी नहीं। और जहाँ तक जिस भाषा के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, मगही हुआ, भोजपुरी हुआ, तो यहाँ तो बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ये भी एक भाषा है। और क्या करें? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भोजपुरी और मगही बोलते हैं वो बड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमको नहीं लगता है कि उनका ऐसा बोलने का आशा ही था। अब किस मीडिया में इस तरह की बात हुई है कुछ जानकारी नहीं है। और ये सभी भाषा को माननीय मुख्यमंत्री जो है अपना वो भावार्थ यही है कि सामंतवादी व्यवस्था में उस समय में जब लड़ाई झारखंड की चलती थी उस समय में इस तरह का कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन अभी हमारी सरकार सभी भाषाओं को सम्मान देगी और सभी लोगों के सम्मान के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। उन भाषाओं को डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये आप इसको जो है आप इसको कोई भाषा कभी कोई भाषा और कोई संस्कृति किसी का डोमिनेट नहीं करती है। ये सभी भाषाओं का सम्मान है और कैबिनेट में भी हम लोगों ने इस बात को रखा है कि जो हमारे और ज़िले हैं उनके वहाँ के जो भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी हम लोग जो है प्राथमिकता के आधार पर अपनी सारी चीज़ों में उसको हिस्सेदार बनाएंगे। झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने हेमंत सोरेन के इस बयान को झारखंड के लिए शर्मनाक बताया है, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस नियोजन नीति में हिंदी और भोजपुरी भाषा शामिल होगी या नहीं। न्यूज़ 21 भारत के लिए रांची से शुभम कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार बैजनाथ महतो हमला मामले में प्रेस क्लब में दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों की ओर से धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में धरने पर बैठे पत्रकारों से मुलाकात करने देर रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुलाकात करने पहुंचे। पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग राजेश ठाकुर ने की है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से बातें सामने छन के आ रही हैं कि उन्होंने पहले 24 घंटे पहले
एक आवेदन दिया था, बावजूद उस पर पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा ये घटना घटी है। उसके बाद भी उसको संजीदगी से नहीं लिया गया और जिसके कारण आज अपराधी फरार है और उसके लिए 25,000 रुपये इनाम की घोषणा भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन इन सभी चीज़ों पे अगर हम पहले पहल कर लेते तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। तो हमारा ये मानना है कि घटना को रोकना हमारी पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। घटना हो जाने के बाद तो ठीक है, ये पुलिस है, पुलिस का काम है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। और हमने कल इस मसले पर डीजीपी साहब से भी बात की थी और कहा था स्पष्ट शब्दों में कि ये इसमें देर ठीक नहीं है। और हम समझते हैं जो आप लोग धरना दे रहे हैं, तो धरना देने की एक तो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अगर नौबत आ भी गई है तो अब हमारा पुलिस से यही गुजारिश है कि 24 घंटे में किसी भी तरह से अपराधी को पकड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध को लेकर आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या निर्णय लिए गए, आइए जानते हैं। धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। लगातार मास्क लगाना होगा। दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। ढाक की अनुमति होगी। कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। सभी खेलकूद की गतिविधियों के बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई। बार और रेस्टोरेंट को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी उपस्थित थे। देखिए, आज आपदा प्रबंधन की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहब, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सारे मतलब जितने संबंधित पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने बैठकर भविष्य में क्या खोलना है, क्या किस गाइडलाइन के तहत राज्य को आगे ले जाना है, इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि क्लास 6 से मतलब स्टैंडर्ड 5 के नीचे के क्लास बंद रहेंगे अभी, और क्लास 6 कक्षा 6 से सभी स्कूल चालू कर दिए जाएंगे। और स्कूल 8 बजे से जो पूर्व में निर्धारित है 12 बजे तक रहेंगे। सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे और कॉलेज जो पूर्व की तरह चलते थे उस तरीके से चलेंगे। जितने बड़े हमारे मंदिर हैं वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे। और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, जो मतलब बहुत बृहद मंदिर नहीं हैं, जो जगह जगह पर हैं, उसमें
चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल है, वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन कोविड के गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए। और तीसरी बात है कि जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सारे रेस्टोरेंट वगैरह रात 11 बजे तक खोले जाएंगे। इस तरह से और भी कुछ गाइडलाइन है जो आपको जो 8 बजे के बाद में दुकानों के साथ सर ये जो 8 बजे तक बंद हो जाना था, ये जितने ये हैं इस पे जो है दुकान अभी 8 बजे तक जो है वो उसके लिए आपको विभाग के द्वारा जो है आपको सारा चीज़ का जानकारी दे दी। संडे वाला रविवार वाला में हाँ, उस पे भी ये हुआ है कि जो रविवार को भी हम लोग जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं, दुकान वगैरह है, इसको खोलने पर सभी दुकान खोलेंगे। दुर्गा पूजा पर हम लोग जो दुर्गा पूजा में पंडाल में दर्शन करने पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंध रहेगा, लेकिन पूजा का आयोजन होगा और प्रसाद का आयोजन नहीं होगा। और मूर्तियों की हाइट 5 फीट तक रखी गई है ताकि जो है पूजा का भी माहौल बना रहे और कोविड के भी चक्र को ध्यान में रखते हुए जो 18 साल से नीचे के बच्चे होंगे उनको दर्शन की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, मतलब मंदिरों में भी और इधर भी। पंडाल बनेगा जैसे पिछली बार दुर्गा पूजा में हुआ था कि लाउड स्पीकर वगैरह पे पाबंदी आती थी, मेला वाला ठेला लाउड स्पीकर वगैरह में जो है लाउड स्पीकर जो है वो केवल जो है पूजा के समय मंत्रोच्चारण और पूजा के टाइम में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, बाद बाकी समय में वो प्रतिबंधित है। मेला तो नहीं लगेगा। पंडाल जो सादगी के साथ जो पंडाल पिछली बार जो गाइडलाइन था वही गाइडलाइन। मेला नहीं ना, मेला कब से खोले मेला वगैरह पर प्रतिबंध बना रहेगा। स्कूल और मंदिर का खोलने का डेट क्या है? आपको ये सारी चीज़ को विभाग के द्वारा जो है सारी चीज़ों को आपको जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स के आईसीयू में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रिम्स के डायरेक्टर को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर भी बेहतर इलाज के लिए जाना पड़े तो सोचे नहीं, इसकी सरकार व्यवस्था करेगी। इस दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और चिकित्सक डॉक्टर सीबी सहाय भी मौके पर मौजूद रहे। स्थिति में है और बेहतर स्थिति की हम लोग परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। हमने हमारे चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया है और यदि बहुत आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं इनको राज्य के बाहर भी भेजा जाना जरूरी है तो इनकी जान माल की रक्षा करने के लिए हम लोग वो भी कदम उठाएंगे। मैंने सारा निर्देश दिया, आप देख रहे हैं डायरेक्टर साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, एचओडी, इवन सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको वेंटिलेटर से निकाला गया है। अभी पहले से स्थिति बेहतर है और परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो और बेहतर स्थिति होगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया गया है। पासवा एकमात्र झारखंड का ऐसा संगठन है जिसने स्कूल खोलने की मांग की, जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने वेतन बढ़ाने के अलावा स्कूल खोलने की मांग कभी नहीं रखी और न ही इसका अपने स्तर से किसी सरकारी स्कूल के संगठन ने प्रयास किया। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि संगठन के एक शिष्टमंडल ने विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कम से कम कक्षा 6 से ऊपर स्कूल खोलने का अनुरोध किया था। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था कि सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। 11 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह में भी स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता समेत सभी मंत्रियों के प्रति आभार जताया है। पासवा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्कूल खोलने के लिए धन्यवाद देगा। बर्बाद होगा। 11 सितंबर को जब हम शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे थे, हमने प्रस्ताव लिया था
और सरकार को अवगत कराया था। उस समय भी वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मौजूद थे और आज स्कूल खुलने से बच्चों और अभिभावकों को एक आंतरिक खुशी हुई है। पासवा इस बाबत सभी निजी विद्यालयों को एसओपी जारी करती है कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, बच्चों के सुरक्षा की पूरा मुकम्मल इंतजाम करें और क्लासेस सुचारू रूप से चले, इसका विशेष ध्यान रखें। एक बार फिर पासवा सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है, आभार प्रकट करती है। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर मुरुबंदा के समीप बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है, साथ में कई लोग घायल हो गए हैं। अरे वो किसका बाइक है जे? अरे बाइक हटा दो बाइक हटा दो यार, जकर ला हटे थे हम बेटा हुआ बड़ा। अरे जान हटा दो। पेट्रोल निकल रहे का? अरे बस आग लग गया बस में। अरे ककर ला बाइक हटाए ला दे। बेरमो में सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष ढोरी एरिया के मुख्य महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल एवं सचिव परियोजना पदाधिकारी अरविंद शर्मा को बनाया गया। कोषा अध्यक्ष गणेश मल्हा ने पिछले दुर्गा पूजा की आय एवं खर्च को कमेटी समिति के समक्ष रखा। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यगण ने विधायक एवं मुख्य महाप्रबंधक से मंदिर का जायजा लेने को कहा और कई प्रस्तावों को उनके समक्ष रखा। बेरमो विधायक ने मुख्य महाप्रबंधक से कहा कि पूजा से पहले सब काम हो जाना चाहिए ताकि आने जाने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर उपस्थित फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह, पार्षद श्रीकांत मिश्रा, अजय सिंह आदि उपस्थित थे। राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिए जाने और भाजपा ओबीसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा की ओर से बैठक कर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी देते हुए भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने कहा कि ओबीसी मोर्चा पंचायत स्तर तक जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत झारखंड में भी मिले, इसके लिए फेज वाइज आंदोलन करेगी। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्ट पार्टियों की गोद में बैठकर हेमंत सरकार राज्य कर रही है। इस ओबीसी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मोर्चा काम करेगी। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर किसी भी पदाधिकारी का ये पहला झारखंड दौरा है और इस अवसर पर मैं डॉक्टर निखिल आनंद और हमारी राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो जी हैं, हम लोग आज एक दौरे पर आए थे जहां सभी ओबीसी मोर्चा के सभी जिलाध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी और प्रमंडल प्रभारी इनकी बैठक थी। ये संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन बैठक के अंत में हम लोगों ने झारखंड सरकार की ओबीसी विरोधी नीति, हमारे ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप यादव और सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो पुलिस की बर्बरता हुई और ओबीसी को 27% आरक्षण झारखंड में नहीं दिए जाने के खिलाफ हम लोगों ने बैठक के अंत में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर सरकारी स्कूल के शिक्षक बिफर गए हैं। मंत्री ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं तथा निजी स्कूलों का गुणगान किया था। मंत्री के इस बयान की निंदा शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक प्रतिनिधि ने इसकी कड़ी निंदा एवं भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार में मंत्री रहते हुए सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों को श्रेष्ठ बताने तथा उसका गुणगान करने संबंधी बयान देने के पहले मंत्री को एक बार सोचना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में अधिकांश अभिवंचित वर्ग, सुविधा विहीन परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, झारखंड का एक सरकारी शिक्षक होने के नाते मैं माननीय हमारे जो झारखंड राज्य के मंत्री हैं, झारखंड राज्य के आपूर्ति और खाद्य मंत्री जो हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनका जो 2 दिन पहले जो सरकारी शिक्षकों के प्रति गैर जिम्मेदाराना जो एक बयान आया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। वो ऐसा उन्होंने कहा है
कि झारखंड के जो शिक्षक हैं, खास करके कि जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके अंदर पढ़ाने का कोई उत्साह नहीं होता है और झारखंड के या फिर सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ने का कोई माहौल नहीं होता है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि यह घोर ही निराशाजनक एक वक्तव्य है या कथन है। उनको सरकारी शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे दिया है। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, ताकि बदनाम किया इसके सरकारी शिक्षकों को। यहाँ पर सरकारी शिक्षक हर चीज़ में आगे रहते हैं। उन्होंने जो एक आधारभूत संरचना होनी चाहिए स्कूलों में वो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं अच्छे रूप से। इसी तरह उन्होंने स्कूलों में जो शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए उपलब्ध वो भी नहीं कर पाए हैं। प्रधानाध्यापकों की कमी है। पूरे लॉकडाउन में टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया है, डिजिटल कंटेंट बनाया है, मोहल्ला क्लास लिया है। वो बच्चों के MDM खिलाने का काम करते हैं, चावल बांटने का काम करते हैं। इसी तरह जनगणना का काम हो या फिर वो मतदान का काम हो, मतलब A to Z 40 से 60 तरह के वो सारा काम निपटाते हैं बजाता। पेपर में भी, मीडिया में भी इस तरह का आया था कि टीचर लोग कितने परेशान रहते हैं और वो प्राइवेट स्कूलों से बराबरी कर रहे हैं। हमारी तुलना प्राइवेट स्कूलों से बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है वह जो जिम्मेदारी है सरकारी शिक्षक निभा रहे हैं वो वहाँ के टीचर्स नहीं कर सकते हैं। आज तक कितने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं वो कोविड-19 में डिपोटेशन थे, एक भी नहीं। सारा काम, पुलिस का भी काम टीचर ने किया है इस कोविड-19 में। कंट्रोल रूम कोविड-19 के लिए उसका भी काम किया है। सर्वे टीचर्स ने काम किया है। उनको टीकाकरण किन लोगों को हुआ नहीं हुआ, तो इस तरह का सारा काम A to Z जो है वो शिक्षक निभा रहे हैं। इसके बाद एक हमारे माननीय मंत्री जी का झारखंड के इस तरह का यदि बयान आएगा तो शिक्षकों में घोर निराशा होगी और शिक्षकों का मनोबल गिरेगा। इसलिए बिल्कुल यह बयान उनको सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से शिक्षकों से वापस लेना चाहिए इस वक्तव्य को और माफ़ी मांगना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की। भागलपुर में नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर पंचायत के माधोपुर निवासी सुनील पोदार की पत्नी रिंकू देवी की रनुचक गांव के समीप नदी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका समेत अन्य 5 लोग टीन के बने नाव से नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी में नाव पलट गई और यह हादसा हो गया। जब जान चलिए टमाटर लगाना हम बोलिए कि थावे चाहे पुणे में घुसी चलो लाभ पर नहीं चढ़ियो बयार बहे लाओ चदरा वाली इसके उल्टी जेते कहलकै सब ने कि नहीं हमें भिजबै नहीं हमें सुखे सुख जेबे लाभे पर। बस हमरा कहलकै तुम आबत हम कहलिए नहीं हमें जान तब तो सब हम हेलिए चल जेबे थावे छै कहलकै नहीं आबन तो बस गेलिए। बस जेता जेता थोड़ा दूर बस डूबी गेल लाभे। कल लोग चले जी 6 गो कहाँ एले सब गाँव में की होले फिर ओकरा बाद कगो डूबलो छै अभी एगो डूबले 5 गो की काल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी शिशु वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालात यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज हो रहा है, जबकि इंडोर में भी 40 बेड भर चुके हैं। अधिकतर बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार है और उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जिसमें लोग काफी भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय नकारा हो गया है। लोग कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव को लेकर काफी सशंकित हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चाहे आप वो फर्स्ट वेव की बात लीजिए, चलिए फर्स्ट वेव में तो समझने में समय लगा, सेकेंड वेव में भी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में क्या कहा, ऑक्सीजन के बिना एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पूरा बिहार की जनता जानती है कि ऑक्सीजन के चलते ही लोगों की मृत्यु हुई है। थर्ड वेव आने की बात है, सभी लोग सशंकित हैं। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि थर्ड वेव की तैयारी कीजिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आप आ जाइए भागलपुर में, एक उदाहरण के स्वरूप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो बच्चे का वार्ड है वो फुल है। बहुत तो वायरल से बीमार से हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन प्लांट अभी तक जो भागलपुर में चालू होना था आज तक चालू नहीं हुआ। क्या थर्ड वेव की तैयारी है? क्या बच्चों के इलाज के लिए है? क्या जनता इसी दिन के लिए सरकार चुनती है? क्या आप इलाज तक नहीं करा सकते हैं? रोजगार तो दे ही नहीं पा रहे हैं। आपने चुनाव में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? तो आप तो स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो रोजगार तो बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ,
कि आप जांच कराइए भागलपुर मेडिकल कॉलेज में क्या हालत है, कोई बच्चे का सही इलाज नहीं हो रहा है, जगह नहीं मिल रहा, शिशु राग फुल है, दूसरे वार्डों में भर रहे हैं, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप इनको जांच करा के देखिए और जो पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम कीजिए। पूर्वी चंपारण में सीमावर्ती क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे ही नशीले पदार्थों की तस्करी भी बढ़ने लगी है। इस क्रम में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के घोड़ासहन के सुंदरपुर के निकट सैनिक रोड के पास से एसएसबी 20वीं बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा प्रतिबंधित नेपाली गांजा के खेप को बरामद किया है। साथ ही पंचायत चुनाव में खपाने के उद्देश्य से लाए जा रहे 20 कार्टून नेपाली शराब भी बरामद किया है। अब बात करेंगे मौसम की। झारखंड समेत कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से रांची में हो रही बारिश की वजह से राजधानी के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री रहा, जबकि रविवार का 30 डिग्री था। यानी एक दिन में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोमवार को 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 14 से 17 सितंबर तक बारिश के आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है। इस वजह से झारखंड के उत्तर, पश्चिमी व दक्षिणी भाग और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना है। वहीं 14-15 सितंबर को थंडरिंग के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। तो आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।